हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का यानी 10वीं कक्षा का जो 2021 में फाइनल एग्ज़ाम में एनुअल एग्ज़ाम में यानी वार्षिक परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं अपने आँखों से कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मतलब 10वीं कक्षा का जो 2021 में एनुअल एग्ज़ाम में यानी वार्षिक परीक्षा में जो पूछा गया हिंदी का क्वेश्चन है। किसका? हिंदी का, जो एमटी हिंदी होता है यानी मातृभाषा। तो उसमें जितना भी प्रश्न पूछा गया 2021 में, आज सारे आप लोगों के बीच में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितना भी क्वेश्चन आज बताएंगे सबको ध्यान से याद कर लीजिएगा बच्चों, 2024 की परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न ये कहता है कुल मिलाकर के कितना प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या 106 है। कितनी है? 106 है। कुल मुद्रित पृष्ठ की संख्या यानी पेज की संख्या कितनी है? 36 पेज दिया हुआ है और उसमें से प्रश्न कितना? 106 है। समय कितना है? 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद ये क्वेश्चन में जितना भी कुछ लिखा हुआ है इस सबको आप ध्यान में दे दीजिएगा। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्र पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों के, ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छा से ध्यान से। उसके बाद कुल मिलाकर के 100 प्रश्न होगा। देखिए खंड बी में लिखा हुआ है कितने प्रश्न है? 100 प्रश्न है। उसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न 1 नंबर के लिए निर्धारित है। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ऊपर में फिर से एक बार बोल रहे हैं आप लोगों के बीच में। देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही एक सही है। क्या? जिनमें से एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पुस्तिका पर चिन्हित करें, यानी OMR शीट पर चिन्हित करना है। ठीक है, तो इसमें से कितना प्रश्न बनाना है? 100 में से 50 प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न है आम। आम शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? यानी ये आम है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? प्रश्न, प्रसून नहीं होता है, ये गलत है। उसके बाद खंझक नहीं होता है, दुम्र नहीं होता है। आम्र शब्द का पर्यायवाची होता है रसाल। क्या होता है? रसाल। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट एक का। चलिए रसाल हो गया। 2 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है निम्न में से शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना है, शुद्ध चुनना है। जैसे अनाधिकार, अनाधिकार ये तो शुद्ध है। अनधिकार ये गलत है। क्या है? गलत है, सही नहीं है। उसके बाद है नधिकार, ये भी सही नहीं है। अनाधिकार इसमें हर्षी का होना चाहिए था और दीर्घी का दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अनाधिकार ऐसे लिखा जाता है। देख लीजिए ऑप्शन ए को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आमरण, आमरण शब्द का उपसर्ग बताइए। आमरण शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो आमरण शब्द में उपसर्ग कहने का मतलब आगे जो लेटर होता है, जैसे कि इसमें आ है ना, आ उपसर्ग होगा। क्या होगा? आ। जो अगला लेटर है वो उपसर्ग कहलाता है। तो आमरण में उपसर्ग आ होगा। क्या होगा? आ। चलिए 3 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो ये आप लोग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसमें खुद हम आपको पढ़ाए थे। शुरू में ही लिखा हुआ था मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? यह कथन कहा था सेन साहब ने। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। किसको पता है? सेन साहब ने कहा था यह बात। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह बात सेन साहब ने कही थी। किसने कही थी? सेन साहब ने। सेन साहब ने कही थी। किसको कही थी? तो पत्रकार महोदय को। किसको कही थी? पत्रकार महोदय को कही थी। 5 का कंप्लीट हो गया। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था?
जो हितोपदेश था इसका अनुवाद जर्मन भाषा में क्या था मैक्स मूलर ने यानी कि भारत से हम क्या सीखें उस चैप्टर से, ये है तीसरा चैप्टर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध खगोल विज्ञान से नहीं, मानव विज्ञान से। किससे? मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, उन्हीं का चैप्टर से है ये। तो 7 नंबर कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी कौन सा देश के लोग ने बड़े बड़े नाखून रखते हैं? तो गौड़ देश के लोग ने बड़े बड़े नख पसंद रखना चाहते हैं। चलिए डी नंबर हो गया 8 का, गौड़ देश के लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, यानी सूर्य जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? तो बताइए। सूर्य नामक पुस्तक गुणाकार मूल्य की है। किसकी है? गुणाकार मूल्य की है। चलिए 9 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कहता है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो नेवारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। किसमें? देवनागरी लिपि में। 10 नंबर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11 जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक जो है ये किन लेखक की रचना है? तो ये अमरकांत का रचना है। किसका है? अमरकांत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है क्या कह रहे हैं 12 नंबर बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक के साले साहब ने लेके आया था। लेखक के साले साहब, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो इनके गांव का नाम था उच्चगांव सानी। क्या नाम था? उच्चगांव सानी में इसका जन्म हुआ था। चलिए 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कहता है पंडित बिरजू महाराज किस घराने से वंशज थे, यानी किस घराने के वंशज थे? उसका संबंध किस घराने से था? लखनऊ के थे। कहा कि लखनऊ के, तो लखनऊ घराने से उसका संबंध हो गया, वंश थे। किस वंश के थे? लखनऊ वंश के। चलिए क्वेश्चन 14 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध का यह पंक्ति उठाया है? बताओ। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह परंपरा का मूल्यांकन से। किससे? परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर, जो कि किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आता है 15 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध है तबला वादन से नहीं, संतूर वादक से नहीं, बांसुरी वादक से नहीं। ये सब क्या है? गलत है। इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कथक नृत्य से संबंधित था ये। तो कथक नृत्य क्या होगा? कथक नृत्य। कथक नृत्य से संबंधित कथक नृत्य लिखा हुआ है, हम खुद लिखे हैं। 16 नंबर कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। 17 कहता है निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? निश्चय का क्या होगा? अनिश्चय होगा। यहाँ पे लिखा हुआ अनिश्चय। उसके बाद उपनिश्चय, ये आंसर नहीं हो सकता है। उपनिश्चय होगा कभी? बताइए तो। उपनिश्चय नहीं होगा कभी। उपनिश्चय होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का? यानी कि निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनिश्चय हो जाएगा। क्या होगा? अनिश्चय। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 18 नंबर प्रश्न है वास्तविक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो वास्तविक शब्द में प्रत्यय बताना है। तो वास्तविक शब्द वास्तविक ईक होगा। क्या होगा? ईक। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ईक। 18 नंबर कंप्लीट हो गया। 19 नंबर देखिए प्रश्न कहता है। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 19 नंबर है रुचि शब्द का विशेषण बताइए। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? रुचिकर होगा। क्या होगा? रुचिकर। 10 नंबर 19 का ऑप्शन ये कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग महाशया होता है। क्या होता है? महाशया। 20 कंप्लीट हो गया, महाशया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। 21 नंबर है
भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है? भानुमति का जो पिटारा है उस मुहावरे का अर्थ क्या है? भानुमति के पिटावरा का मुहावरे का अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, जो वस्तु का आवश्यकता नहीं है, यानी कि बहुत तरह की वस्तुओं से भरा हुआ पिटारा, यानी कि अनेक प्रकार के वस्तुओं से भरा हुआ पिटारा, उसको बोलेंगे क्या? भानुमति का पिटारा। यानी कि भानुमति मुहावरे का पिटारा, यानी भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, जिस वस्तु का मतलब अन्य मतलब बहुत आवश्यकता है, जो वस्तु नहीं भी है उसका भी मतलब आवश्यकता है, तो वो क्या होगा? भानुमति का पिटावरा का मुहावरा। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखिए क्या कहता है। 22 नंबर कहता है अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? अज्ञान शब्द, तो अज्ञान शब्द में नोक्ष समास है। कौन सा? नोक्ष समास है, या तो तत्पुरुष समास भी बोल सकते हो। दोनों आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तत्पुरुष भी ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। कौन सा भाववाचक संज्ञा? तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा यहाँ पे, बुढ़ापा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर प्रश्न है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी? यानी बहादुर शीर्षक कहानी में जो निर्माला थी वो कौन थी? लेखक की पत्नी थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 नंबर कहता है आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक का? नहीं, गुरु नानक का आशा दीवार नहीं है। कुंवर नारायण का ये भी नहीं। रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। गुरु नानक का। किसका है? गुरु नानक आशा दीवार रचना है। आशा दीवार गुरु नानक, यहाँ पे रसखान लिखा होता है, रसखान का नहीं है, गुरु नानक का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है उसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 का ए करेक्ट है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और इन्होंने सत्य और अहिंसा में क्या रखते थे? विश्वास रखते थे, जिसके कारण अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? गुरु नानक ने पंजाबी के अलावे और किन भाषा में कविताएं लिखते थे? तो हिंदी भाषा में लिखे थे। किन भाषा में? हिंदी भाषा में। 27 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 27 नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहे हैं? 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? यानी संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रसखान थे। यानी कृष्ण के भक्ति कौन करते थे? रसखान, यानी कृष्ण भक्ति रसखान थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर कहता है रसखान का रचना काल है। रसखान का जो रचना काल था किसके समय था? यानी जिस समय रसखान ने रचनाओं को मतलब रचा था उस समय भारत के मुगल दरबार में किसका शासन था? तो जहांगीर का था। किसका था? जहांगीर का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चिंतन में जो विभिन्न तरंगे उड़ती हैं का चित्रण है। यानी किसने ये चित्रण किया है? वियोग में जो सच्चा प्रेमी था वो धनानंद था। कौन था? घनानंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सच्चा प्रेमी कौन थे? घनानंद। 30 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है सुजान सागर किसकी रचना है? तो सुजान सागर रसखान की रचना है। किसकी रचना है? रसखान की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चल रहे हैं। 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है अति सुधो सने को मारग है। अति सुधो सने को मारग है किस छंद के रचनाकार है? ये किस छंद के मतलब ये पंक्ति दिया है, रचना है? तो घनानंद का है। किसका है? घनानंद का है। अति सुधो सने को मारग है किसका पंक्ति है? घनानंद का है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चल रहे हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन जो थे वो किस युग के कवि थे? तो प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के? भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर देखिए प्रश्न कर रहा है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? यानी जीर्णो जनपद इसी का नाम था। जीर्ण जनपद किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी शॉर्ट में नाम क्या होता है? प्रेमघन, यानी कि प्रेमघन का रचना है। किसका है?
प्रेमघन का। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसी का रचना है जीर्ण जनपद। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कह रहा है कि स्वदेशी कविता संकलित है, यानी स्वदेशी कविता कहाँ से लिया गया है। तो स्वदेशी कविता प्रेमघन के स्वर शब्द से संबंधित है, प्रेमघन के स्वर शब्द से। चलिए क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 35। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। सीधा इसका जन्म हुआ था 1900 में। इसका एकदम अच्छा है, याद करने में आसान होता है। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ, 1900 ईस्वी में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है खेत शब्द बताइए क्या है। खेत शब्द तद्भव है, क्या है, तद्भव है। 37 खेत शब्द क्या है, तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कर रहा है सत्य के लिए आग्रह के लिए शब्द है, यानी सत्य के लिए आग्रह जो है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सत्याग्रह। क्या होगा, सत्याग्रह या सत्याग्रह। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है वह छत से गिर पड़ा किस कारक का उदाहरण है। तो गिर पड़ा तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। क्या होगा, अपादान कारक। चलिए 39 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है। 40 कह रहा है ग का उच्चारण स्थान बताइए। ग तो कंठ से हो रहा है। कहाँ से उच्चारण स्थान, कंठ से हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। यानी तुम क्या खा रहे हो, इसमें सर्वनाम बताइए कैसा सर्वनाम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है तुम क्या खा रहे हो। तो क्या खा रहे हो तो प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें क्या है, प्रश्नवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है चोर शब्द का विलोम बताइए। चोर शब्द का क्या हो जाएगा, निर्दोष। उसके बाद अच्छा, उसके बाद गुणवान, साधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधु। यहाँ पे साधु मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। भारत के प्रधानमंत्री, किसी नाम का मतलब क्या हो रहा है, किसी के नाम का उच्चारण है, संज्ञा बता रहे हैं। संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, किसका है, संज्ञा पदबंध का। विशेषण तो नहीं कहलाएगा, क्रिया क्यों कहलाएगा, सर्वनाम क्यों कहलाएगा, नाम लिखा हुआ है तो। भारत के प्रधानमंत्री तो 43 का ये करेक्ट है। अब 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद होगा समजोर गम। क्या होगा, समजोर गम। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य चुनना है, आपका भव दिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, साहित्य और आपका भव दिए। उसके बाद है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। फिर कहता है कि वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। भारी भरकम भीड़ जमा थी। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अच्छा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है या अनेक नाम है, ये सही है नहीं, यही तो सही है। 45 का डी होगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर प्रश्न कर रहे हैं मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, अबलूर के पास किसी गांव की। किसके, अबलूर के पास जो एक गांव था उसी गांव का था। सातूर के पास किसी गांव की, ये नहीं होगा। नागर के, ये सब गलत है। जो अबलूर के पास कोई गांव था वहाँ पे रहने वाली थी, वहाँ की। 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कर रहे हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है मगम्मा किस भाषा की कहानी है। मगम्मा जो था कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की, कन्नड़ भाषा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कहता है। 49 नंबर प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। तो सावरदैया है। कौन है, सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी किसकी रचना है, सावरदैया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कहता है। 50 नंबर प्रश्न है लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 1935 में। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ, 1935 में। तो बच्चों एक ही क्लास में 100 प्रश्न नहीं बता सकते हैं क्योंकि समय अधिक हो जाता है। तो पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, 2 भाग में 100 क्वेश्चन बता देंगे। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा।